नमस्कार। रेडियो रिमझिम 90.4 में अपने क्षेत्र के नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक आए हैं। हम इनका परिचय आपसे करवाते हैं, लेकिन उससे पहले बताते चलें, आज के दौर में जो सावन के महीना में भारी बारिश अपने क्षेत्र में होती थी, बारिश नहीं होने की वजह से कई बीमारियां जो है ऊपर हो गई है, जिसमें आँख की बीमारी जो है सबसे प्रमुख है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब की जुबानी उनका परिचय हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को परिचय दें। जी नमस्कार। रेडियो रिमझिम सुनने वाले तमाम श्रोतागण और दर्शकों को मेरी तरफ से सावन के महीने की शुभकामनाएं, और साथ ही साथ कुछ बातें भी हम लोग करेंगे। पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर अकबर है और मैं नेत्र विशेषज्ञ हूं। मेरी प्रारंभिक एमबीबीएस की पढ़ाई जो हुई वो केरल से हुई, और उसके बाद एमएस मैंने दरभंगा से किया, और उसके बाद और आगे की ट्रेनिंग के लिए मैं चेन्नई और मदुरई चला गया, अरविंद आई हॉस्पिटल और शंकर आई हॉस्पिटल। और वहाँ से करने के बाद अभी हमारे दो सेंटर हैं, एक सिवान में है और एक गोपालगंज में है, चेन्नई आई केयर सेंटर के नाम से। और इसके साथ ही साथ मैं सदर अस्पताल सिवान में भी पोस्टेड हूँ। मेरी वाइफ हैं डॉक्टर शिमाइला हैदर, वो भी नेत्र विशेषज्ञ हैं, और वो यहाँ गोपालगंज सदर में पदस्थापित हैं। डॉक्टर साहब, शिमाइला हैदर जी रेडियो रिमझिम के माध्यम से अपने बातों को हमारे श्रोताओं को, गोपालगंज की जनता को और ऐप के माध्यम से पूरे दुनिया में उनकी आवाज़ गई है। सबसे पहले यह बताइए कि आज के दौर में जो बच्चों में विशेष करके आँख जो है लाल हो जा रहा है, पानी गिर रहा है और बहुत सारे बच्चे और युवा परेशान हैं, इसका मुख्य कारण क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाए? जी बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि अभी पिछले एक हफ्ते में कम से कम 100 से 200 मरीज मैं देख चुका हूँ इस बीमारी से ग्रसित। इसका नाम बोलचाल की भाषा में आई फ्लू है। जी। बेसिकली एक वायरस की बीमारी है, वायरल डिजीज़ है। और जैसा हमने देखा कि वायरल बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है, कोविड में हमने देखा। जी जी। फ्लू जो वर्ड है उसका मतलब ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी, जैसे सर्दी खांसी बुखार होता है वायरस में, वायरल डिजीज़ में तो सबके घर का घर बीमार हो जाता है, उसी तरह से ये आई को इन्वॉल्व कर रहा है। तो जब वायरस इन्फेक्शन आता है आँख में तो उससे काफ़ी परेशानी होती है। आँख में सूजन आ जाना, दर्द आना, चुभना, लाली आना, कीचड़ पानी आना, चिपचिपापन रहना। लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि ये बहुत जल्दी एक से दूसरे में संक्रमण फैलता है। तो एक ही टाइम में बहुत सारे लोग आपको इस बीमारी से ग्रसित मिलेंगे। तो इसको कॉमन बोलचाल की भाषा में आई फ्लू बोलते हैं। वैसे इसका जो मेडिकल टर्म है वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है। ये भी देखा जा रहा है कि मौसम में बारिश नहीं होने से यह संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है। तो इसको तत्काल में यदि किसी व्यक्ति को या बच्चे को इस तरह का फ्लू हो या संक्रमण हो तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मेनली हम लोगों को जो करना है वो है कि जो चेन है उसको ब्रेक करना है। तो ये जो बीमारी है बेसिकली कांटेक्ट टू कांटेक्ट ही फैलती है। जी जी। अब मान लीजिए कोई मरीज है और उसने अपना टॉवल से मुंह हाथ पोंछा और रख दिया, और घर के किसी दूसरे सदस्य ने उसी टॉवल को यूज़ कर लिया, उसी से मुंह हाथ पोंछ लिया, तो उसको भी वो बीमारी हो जाएगी। हाथ मिला रहे हैं और फिर उसी हाथ से आँख को छू ले रहे हैं, या एक ही डोर को कोई मरीज खोल रहा है फिर उसको पकड़ के हम खोल रहे हैं, फिर अनायास हाथ आँख पे चला गया, तो इस तरह से बीमारी फैलती है। तो इस कॉन्टैक्ट चेन को हम लोगों को ब्रेक करना है। तो इसमें सबसे पहले ये करना है कि जो बीमार हैं उनका जो टॉवल है, तौलिया, रुमाल, ये सब अलग रहे। हाथ मिलाना, गला मिलाना ये कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए। अगर छोटा बच्चा भी है तो माँ को, और माँ बीमार है या बच्चा बीमार है तो थोड़ी सी दूरी बनानी है। और चिकित्सक के सलाह से ड्रॉप तो लेना है, जो हम लोग ड्रॉप देते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि आप हाथ को सैनिटाइज़र से या साबुन से, साबुन थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है बार बार हाथ धोना, लेकिन सैनिटाइज़र का छोटा छोटा पैक मिलता है, अपना लेके हमेशा सैनिटाइज़र से अपने हाथ को आप क्लीन रखेंगे। और हाथ को आँख पर नहीं लेके जाए।
अगर सिर्फ ये 2 काम आप करते हैं तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। अच्छा, संक्रमण के अलावा आंख संबंधी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे डॉक्टर इस्माइला हैदर जी ने चेन्नई आई हॉस्पिटल जो कमला राय कॉलेज के पास है, वहाँ पर बहुत सारे मरीज आते हैं। तो आप लोग कितने बजे से कितने बजे बैठते हैं, या सिवान में कितने बजे का समय है, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बताएं। देखिए, गोपालगंज में कमला राय कॉलेज रोड जो है, यामाहा का शोरूम, उसके सामने जी जी हमारा चेन्नई आई केयर सेंटर है, जहाँ पर व्यापक तौर से कॉम्प्रिहेंसिव सारी आई केयर की सुविधाएं दी गई हैं। और यहाँ हम लोग सप्ताह में सारे दिन बैठते हैं, सिवाय रविवार के और बृहस्पतिवार के। आप लोग नहीं आते? नहीं है, बृहस्पतिवार सर्विसेज है, स्टाफ है, कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट आया तो उसको वीडियो कॉलिंग से दिखा दिया जाएगा जी, उसको देख के उसका जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल खुला रहेगा हर दिन जी। लेकिन डॉक्टर जो है ये 2 दिन नहीं रहते हैं जी, एक बृहस्पतिवार को, एक संडे को, केवल गोपालगंज में जी जी। इसके अलावा 5 दिन बैठते हैं डॉक्टर यहाँ पे, बाकी दिन ट्रेंड स्टाफ भी रहते हैं जी। सीवान में 7 दिन है जी। अच्छा, सीवान में आप लोग कहाँ देखते हैं? मान लीजिए किसी को लगे कि नहीं, हम डॉक्टर अकबर जी से दिखाएंगे या डॉक्टर इस्माइला हैदर जी से दिखाएंगे, वह सीवान जाना चाहे तो कहाँ आप देखिएगा? तो सीवान में हॉस्पिटल रोड में जी V2 मार्केट है, V2 मॉल, उसी के बगल में ही है, पकड़ी मोड़, वहाँ भी चेन्नई आई केयर सेंटर है। चलिए, दूसरी बात यह बताइए कि विशेष करके देखा जाता है गर्मी के दिनों में जो मोतियाबिंद का है या काला मोतियाबिंद है, लोग ऑपरेशन कराने में डरते हैं कि बरसात का समय है, संक्रमण हो जाएगा। तो आप एक नेत्र विशेषज्ञ हैं और वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं, इसके बारे में क्या भ्रांतियां हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, एक्चुअली जब मैं चेन्नई से यहाँ आया तो मैं भी काफ़ी पेशेंट से ये सुन के मुझे भी काफ़ी हैरानी हुई जी जी कि नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो गर्मी है, अभी ऑपरेशन नहीं कराएंगे, जाड़े में ऑपरेशन कराएंगे जी जी। तो एक तो कारण समझ में आता है कि हम लोग सर से नहाने के लिए हफ्ता 10 दिन मना कर देते हैं, तो गर्मी तो एक समझ में आता है। लेकिन इसके अलावा कई मरीज से बोलते हुए सुना मैंने कि नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग को बताया गया है कि गर्मी में ऑपरेशन होगा तो रोशनी नहीं आता है, जाड़े में ही रोशनी आता है। तो ये सब भ्रांति है जी। अगर आप चेन्नई आए, अरविंद आए, मदुरई, हैदराबाद, ये सब जो बड़ा बड़ा अस्पताल है आँख का, या दिल्ली आरपी सेंटर, एम्स जाइए, हर महीने में ऑपरेशन होगा, कभी कम नहीं होगा, क्योंकि लोड इतना ज़्यादा है, कैटरैक्ट का लोड, मोतियाबिंद का लोड इतना ज़्यादा है कि आप 8 महीने तो गर्मी रहती है जी जी जी, 6 महीने से ज़्यादा, आजकल 8 महीने गर्मी रहती है, तो अगर आप बैकलॉग और बढ़ जाएगा तो। लेकिन हम लोग बीच का रास्ता निकालते हैं, मरीज की जो मान्यता है उसको बहुत आप अंदर घुस के उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि ठीक है, दवा से अभी 3-4 महीने आगे बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मरीज अगर बोल रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब, हम तो जाड़े में ही कराएंगे। लेकिन अगर जैसे कल का एक मरीज है, उसको लेंस इंड्यूस्ड ग्लूकोमा, एक बीमारी है जिसमें मोतियाबिंद पक के गल गया है और मोतियाबिंद फट गया है आंख में। अब इनके पास ये टाइम नहीं है कि अब ये जाड़े का वेट करेंगे जी। तो इनको बोला मैंने कि हर एक दिन आपका जो है नस वो 10% सूख रहा है, अब आप जितना दिन वेट कर सकते हैं वो आपके ऊपर। तो उन्होंने अगले दिन ऑपरेशन करा लिया, कल ऑपरेशन किया, पेन भी खत्म हो गया, रोशनी भी बढ़ गई उनकी। अब अगर उनको मान लीजिए दवा से मैं उनका पेन खत्म कर दूं और वेट करें हम लोग 6 महीने का, तब तो नस खत्म हो जाएगा जी। रोशनी खत्म, लेंस लगाने के बाद भी रोशनी नहीं आएगी। तो ऐसी जो भी बीमारियां हैं जिसमें लगता है कि ठीक है मरीज को दिख रहा है, चश्मा लगा के दवा से अपना थोड़ा दिन वेट करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग भी उसको बहुत ज्यादा जी जी, लेकिन ये बता देते हैं कि देखिए जाड़े और गर्मी से आँख की रोशनी का कुछ भी लेना देना जी जी जी, आप कभी भी ऑपरेशन करा सकते हैं। एक बात इसमें यह है कि जब पहले चीरा वाला ऑपरेशन होता था, या आज भी कई जगह नेपाल में हर जगह चीरा वाला ही ऑपरेशन होता है, तो उसमें हम लोग ये करते थे, वो पहले के सर्जन की कोशिश करते थे जाड़े में। क्यों? क्योंकि आपका वेट नहाने के लिए आपको 1 महीना 1.5 महीने मना कर दिया जाएगा, तो आप कैसे रह पाएंगे गर्मी में 2 महीना बिना सर से नहाए। और इन्फेक्शन का चांस, क्योंकि चीरा बड़ा है तो इन्फेक्शन का चांस, पसीना आंख में आ गया तो बढ़ता था। लेकिन अभी जो ऑपरेशन हो रहा है फेको, माइक्रो फेको विधि से, तो उसमें तो कोई चीरा नहीं लगता है। दूरबीन का एकदम महीन, सुई के महीन छेद से जाके अंदर ऑपरेशन करके उसी छेद से जाके लेंस को इम्प्लांट किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप चेन्नई, हैदराबाद में देखेंगे तो सालों भर ऑपरेशन चलता है जी 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 जी। तो यह एक भ्रांति है बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह, गांव देहात के लोग समझते हैं कि हम अगर प्राइवेट में जा रहे हैं तो ज़्यादा पैसा लगता है, सरकारी में जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इसके संदर्भ में कुछ कहें। चूँकि मैडम
मैडम जो है वह गोपालगंज में नेत्र चिकित्सक के रूप में सरकारी हॉस्पिटल में स्थापित हैं। आप जो है सिवान सदर हॉस्पिटल में हैं। तो आप लोग सरकारी और निजी दोनों संस्थान में हैं, तो आपका क्या अनुभव होगा? देखिए, ये रीज़न भी इसीलिए था सरकारी में भी रहने का जी जी कि हर इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग हैं समाज में जी। तो प्राइवेट में तो डेफिनेटली, क्योंकि एक डॉक्टर जो है उसने अपना एक हॉस्पिटल सेटअप किया है, मशीन्स लगाए हैं, 10-15 स्टाफ खटा रहा है, तो खर्चा डेफिनेटली ज़्यादा है। सरकारी में ये सब नहीं है, लेकिन यह है कि फिर उतना ज़्यादा एडवांस सर्जरीज अभी कुछ ही सरकारी अस्पतालों में है जी। लेकिन मोटा मोटी मैं बात आपको ये बता दूं कि जो भी लोग नेपाल जा रहे हैं ऑपरेशन कराने, जी। या बस में भर भर के लाद के उनको ठेकेदार सब ले जा रहा है, एजेंट लोग ले जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सदर अस्पताल गोपालगंज में आए या सदर अस्पताल सिवान में आए, नेपाल वाला सर्जरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक भी रुपए आपका यही ऑपरेशन हो जाएगा। तो जिनके पास पैसे की परेशानी है उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप से गोपालगंज सदर या सिवान सदर अस्पताल आ जाइए। हाँ, अब ये है कि कुछ लिमिटेशंस तो है वहाँ पर, कुछ मशीन से नहीं, जैसे फेको मशीन वहाँ नहीं है, लेकिन जो SICS सर्जरी होता है जो नेपाल वेपाल में करते हैं या इधर छपरा में कुछ जगह बस भर भर के ले जाते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है। ये ऑपरेशन आपका यहीं दोनों अस्पताल में हो जाएगा, कोई एक पैसा नहीं लगेगा। अभी हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया था, डिप्टी CM साहब तेजस्वी साहब हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक लक्ष्य रखा था 1 लाख पिछले जाड़े में कि हम लोगों को 1 लाख सर्जरी करना है फ्री। तो हम लोगों ने जो मिलके किया सरकारी और NGOs मिला के, तो हम लोगों ने 1,15,20,000 कर दिया। जी जी, अखबार में भी है ना, अखबार में भी आया, तो उसमें सिवान और गोपालगंज भी एक्टिव था, हम लोग भी किए। तो नेपाल जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, उससे बहुत सारे नुकसान है। एक नुकसान तो ये है कि आपका 3-4 दिन का समय खराब हो जाता है। दूसरा ये कि अगर खुदा ना खास्ता आपका खराब होता है तो आप दोबारा नेपाल नहीं जा पाएंगे, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, आपको एजेंट लेके भी नहीं जाएगा क्योंकि अब उसको उसका कट्स नहीं मिलेगा, लेंस लग चुका है। तो बेहतर यही है कि आप अपने लोकल डॉक्टर में जो भी अच्छे उनसे कराएं। हम बातचीत कर रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 पर डॉक्टर अकबर साहब से, और यह जो है सिवान और गोपालगंज दोनों जगह देखते हैं समय के साथ। और डॉक्टर इस्माइला हैदर जी नियमित गोपालगंज में मरीजों का देखभाल करती हैं। डॉक्टर साहब यह बताएं, जो तेजी से संक्रमण आंख लाल होने वाला फैल रहा है, यदि हम उसका इलाज नहीं कराए तो क्या हो सकता है? देखिए, ये कोई बहुत ही डेंजरस बीमारी नहीं है जी, लेकिन अफेक्ट बहुत करता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी एक स्टाफ को इन्फेक्शन हुआ, तो अगले 2-3 दिन में आप लोग सबको हो जाएगा जी, तो रिमझिम बंद हो जाएगा। जी जी जी। उसी तरह मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में 2-3 डॉक्टर को हुआ, 4-5 स्टाफ को, हॉस्पिटल बंद हो गया जी, तो इससे असर बहुत ज्यादा पड़ता है। बैंक में एक कर्मी को हुआ, सारे बैंक कर्मी को, बैंक बंद हो गया, बैंक बंद हो गया, तो ये बहुत तेजी से फैलता है। तो इससे इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा है, वर्क फोर्स का या वर्क प्लेस पे काफी ज्यादा नुकसान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी रोशनी चली जाएगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा परेशान करेगा आपको हफ्ते भर, और फिर जैसे वायरस की बीमारी निकल जाती है, अपना कुछ साइन सिम्टम छोड़ के वो भी निकल जाएगा। लेकिन परेशान बहुत करेगा। लेकिन मेरे समझ से तुरंत इलाज करा वो बेहतर है, डेफिनेटली। अच्छा, एक बीमारी और हम देखते हैं डॉक्टर साहब, सिवान हो या गोपालगंज, लोग जो है बिना नेत्र चिकित्सक के परामर्श के दवा के दुकान में जाए, कहते हैं आँख आइल बा एगो दवा दो। वो देखता है कि सबसे महंगा कौन है, 40 का कि 80 का कि 200 का, एगो निकाल कर दे दिया। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जबकि आंख अनमोल चीज है? देखिए, अभी जस्ट आज सुबह की बात बता रहा हूँ। जी जी जी, आज ही सुबह हुआ है ये। जी जी। कुछ दवा को ओवर द काउंटर बहुत सारे कंट्री में बैन कर दिया गया है। आप जाके डायरेक्टली दुकान से वो दवा नहीं ले सकते। इंडिया में भी बहुत सारे दवा, शहर में, मुंबई दिल्ली में भी बिना प्रिस्क्रिप्शन का दवा नहीं मिलता, लेकिन हमारी तरफ व्यवहारिक नहीं है। तो जाते हैं तो सबसे जो कॉमनली दवा दी जाती है, स्टीरॉइड दिया जाता है, पायरीमोन के नाम से या कॉर्टिसोन के नाम से, डेक्सामेथासोन के नाम से ये दवाएं रहती हैं। और इसमें होता क्या है कि ये आपको आराम तो देगा, जैसे आपको मान लीजिए दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है तो दर्द और जलन को कम कर देगा, लेकिन इन्फेक्शन को अंदर ही अंदर पका देगा। तो लॉन्ग टर्म में मान लीजिए किसी को पुतली में घाव हो गया, अल्सर हो गया, और उसको दर्द बहुत है, वो जाके बोलेगा तो उसको वही पायरीमोन दवा दे दिया जाएगा, काउंटर से मिल जाएगा उसको।
₹50, ₹100, ₹20, ₹80 कुछ दाम है, उसको डालो, उसका दर्द कम हो गया, तो दवा तो डाल रहा है, दर्द खत्म हो गया और धीरे धीरे वो बीमारी जो है दूसरी बढ़ बीमारी, गया। हाँ, और वो पूरे आंख को कम से कम मान के चलिए कि साल में ऐसा 4-5 केस तो जरूर देखते हैं जी, जिससे पायरिमोन स्टीरॉयड की वजह से पूरा आंख खराब हो जाता है। जी जी जी। तो ये आपके माध्यम से मेरी विनती है जी, लोगों जी, से जी। कि अगर आंख में आपको कोई दिक्कत है तो आप चिकित्सक से, उसके स्पेशलिस्ट से मिलके उसका निदान लें। अगर पैसा एक परेशानी है, कोई मान लीजिए गरीब तबका है, हालांकि आजकल तो सब इतना है कि हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं, फिर भी करते हैं। अगर दिक्कत है तो आप सदर अस्पताल में आइए, जी जी जी, सीवान सदर अस्पताल में आइए, गोपालगंज सदर अस्पताल में आइए और एक चिकित्सक से, एक नेत्र सर्जन से मिलके उसके ऊपर परामर्श लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके बारे में चेन्नई आई केयर सेंटर के बारे में हम सुनते हैं कि कोई गरीब हुआ, निर्धन हुआ, तो उसके साथ बड़ा ही रहम दिल रख कर आप लोग जो है उसका भी इलाज करते हैं। यह बात कहाँ तक सही है? माने हमको सुनने के लिए 1-2 मरीज मिले थे कि मेरा इतना बिल हुआ था, लेकिन डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात किए तो थोड़ा सा राहत मिला। नहीं, कृपा शंकर जी, इसको तो आप बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत जी, नहीं है। जी, जी, कोई जी। भी गरीब मरीज, मतलब एक सिंपल लाइन है, वो मेरे हॉस्पिटल का टैगलाइन भी है कि पैसे की कमी की वजह से किसी मरीज को नहीं लौटाया जाएगा। जी। अगर किसी मरीज के पास पैसे की कमी है और वो मुझे ये कह देता है कि डॉक्टर साहब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, जी उसको वो इलाज मिलेगा। जी जी जी। पैसे की कमी की वजह से आज तक कोई पेशेंट को नहीं लौटाया जी। गया है, ना लौटाया जाएगा जी, आगे, जी, क्योंकि जी। ये मेरी मदर ने मुझसे प्रॉमिस ले लिया है। जी। तो वो नहीं कर सकते। हम बातचीत कर रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अकबर जी से, और साथ में डॉक्टर साहब का 2 सेंटर है, चेन्नई आई केयर सेंटर गोपालगंज कमला राय रोड में और सिवान में भी है, और डॉक्टर साहब के साथ मैडम डॉक्टर इस्माइला हैदर जी भी बैठती हैं गोपालगंज में और सरकारी हॉस्पिटल में पदस्थापित हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम चाहेंगे कि कम शब्दों में हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को बताएं कि आँख की रक्षा के लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि नेत्र संबंधी समस्या न हो। बहुत ही अच्छा एक विषय है ये। देखिए, रूटीन आई एग्जामिनेशन, मतलब साल में कम से कम एक बार आँखों का चेकअप, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसको करना चाहिए। लेकिन अगर सब लोग ना कर सके तो फिर भी कुछ लोगों को तो ज़रूर कराना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में आता है 5 साल की उम्र में, पहली क्लास में, तो उनका आई टेस्ट होना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर एक आँख में दिक्कत है, एक आँख से नहीं दिख रहा है बच्चे को, दूसरी आँख से तो सब कुछ दिख रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा कई सालों तक कि उसकी आँख में कोई परेशानी है, क्योंकि दूसरा आँख से सब दिख रहा है। एक आँख अगर बंद भी है तो सब दिख रहा है। तो मान लीजिए इस आँख में उसको कोई परेशानी है, पावर है -7 -8 का, या कुछ आँख के नस की परेशानी है, रेटिना की परेशानी है, उसको पता ही नहीं चलेगा। जी जी। उसकी रोशनी कितनी है, उसको चश्मे की ज़रूरत है। तो स्कूल के एडमिशन के समय सभी बच्चों का कम से कम एक बार आई चेकअप ज़रूरी है। जी। इसके बाद है 40 साल से ऊपर जितने लोग हैं उनमें एक बीमारी है जिसको काला मोतिया बोलते हैं। जी जी। ग्लोकोमा, जी, इंग्लिश में उसको ग्लोकोमा बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें होता यह है कि आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे रोशनी का जो नस है वो सूखने लगता है, और ये 90% में चांसेस है पेनलेस होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई सिम्टम भी नहीं आएगा, क्योंकि रोशनी बहुत धीरे धीरे कम होगी, तो आपको पता नहीं चलेगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 साल 5 साल में आपकी रोशनी चली जाएगी। तो ऐसे लोगों को भी जो 40 से ऊपर हैं उनको आँख की चेकअप एक बार करा लेना। जिनको डायबिटीज़ है, बीपी है, उनको साल में एक बार आँख का चेकअप ज़रूर कराना है, क्योंकि खून की नलियाँ जो है रेटिना में या आँख के अंदर वो लीक करने लगती हैं, खून बह जाता है, रोशनी गिर जाती है। जी जी। अब कुछ रिस्क फैक्टर है, ऐसे लोग जिनको ग्लोकोमा होने का चांसेस ज़्यादा है, जैसे जिनको माइनस का ज़्यादा मोटा चश्मा लगता है, उनको ग्लोकोमा होने का चांसेस ज़्यादा है, तो उनको चेकअप कराते रहना है साल में एक बार। जिनके घर में, जिनके माता पिता को ग्लोकोमा रहा हो, तो ये मतलब फैमिलियल डिजीज है, परिवार में चलता है। तो अगर फादर को है तो उनके बच्चों को होने का चांसेस ज़्यादा है, तो उनको चेकअप कराना है। साल में अगर आप एक चेकअप अपना करा लेते हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब देखा जाता है, चूँकि हम लोग अंतिम चरण में हैं, कि जब तक अपने क्षेत्र में आँख खराब नहीं हो जाता है, मतलब समझिए लोग परेशान नहीं हो जाते हैं,
तब तक कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है। एक आप चेकअप का बात कर रहे हैं कि अच्छा आंख है तब पर भी चेकअप कराते रहना चाहिए, लेकिन हम लोग की मानसिक प्रवृत्ति ऐसी है कि जब तक हमको कष्ट नहीं होगा तब तक आपके पास पहुंचेंगे नहीं। इस भ्रांति को कैसे तोड़ा जाए? देखिए, इसको 3 उदाहरण से समझ सकते हैं। जी। हम चल रहे हैं, हमको ठोकर लगा जी। हम उससे नहीं सीखे, दोबारा फिर ठोकर खाए जी। ये बेवकूफ कैटेगरी हो गया। ठीक, हम चल रहे हैं, हमको ठोकर लगा, अगली बार हम समझ गए, दूसरी बार उस ठोकर को हम अवॉइड किए, बच गए। ये नॉर्मल समझदार आदमी है। एक अक्लमंद आदमी है, उसने मुझे ठोकर खाते देखा और वो सुधर गया, वो उस रास्ते पे कभी नहीं गया। ये जो तीसरा एग्जाम्पल है, ये है प्रिवेंटिव मेडिसिन। मतलब बीमारी होने से पहले उसको पकड़ लेना है, तब आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा का महत्व, प्राणायाम, सुबह टहलना, ये सब जितनी चीज़ें हैं, अपने भोजन में जो आपको चेंज है, तेल कम खाना है, ये इसीलिए लाया गया है ताकि आप बीमार पड़े ही ना, और बीमारी जब बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है तो ही पता चल जाए, ताकि आप उसको बचा सकें। जी जी। तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है। अगर आप साल में एक बार अपना चेकअप कर लेते हैं, अब बहुत छोटा, महंगा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको सीटी स्कैन MRI कराना है, बिल्कुल नहीं। आपको अगर 40 से ऊपर है, एक अपना BP ले लेना है, जो घर में हो सकता है, 200-500 रुपए का मिलता है। एक ब्लड शुगर ले लेना है साल में एक बार, तो ये आपका मेजॉरिटी बीमारी को पकड़ लेगा। साल में एक बार अपने चश्मा का जांच करा लीजिए जी। अरे वही 200-400 रुपया फीस ले, और अगर इसमें दिक्कत सरकारी में करा लीजिए। जी जी जी। लेकिन आपके अंदर ये आना चाहिए कि हमको बीमार होने से पहले रूटीन चेकअप कराना है। बीमार पड़ने के बाद अगर चेकअप कराए तो आपका तो लॉस हो चुका है। जी 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 जी। तो उससे क्या फायदा है? उसमें तो हम लोग को थर्ड कैटेगरी में आना है जी। दूसरे के एक्सपीरियंस से खुद को सीखना है और बच लेना है। बहुत अच्छी। बहुत जो अभी बड़ा समस्या बन के आया है वो पिछले 10 साल का है, वो है मोबाइल यूज। जी। मोबाइल से ऐसा एडिक्शन हुआ है सबको। जी जी। कुछ लोग तो सही में काम कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें एडिक्ट हो गए हैं। मोबाइल गेम्स है, और आजकल तो जो ऑनलाइन ये है जुआबाजी, सट्टेबाजी, क्रिकेट मैच में क्या उसको MPL या कुछ ऐसा कहते हैं। तो ये आंख का तो बीमारी कर ही रहा है, ये सोशल प्रॉब्लम भी कर रहा है। इससे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि दूसरे का लाइफ अच्छा है, मेरा लाइफ अच्छा नहीं है। फेसबुक पे सारे अच्छे फोटो देख रहे हैं, उनको लग रहा है मेरा लाइफ खराब है। डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रहा है, डिवोर्स बढ़ रहा है। जी जी। तो मोबाइल का जो यूज है उसको काम तक सीमित रखें। हाँ, बिना उसके भी जीना संभव नहीं है। तो उसका जो है अपना जिससे उतना उससे फायदा उठाया जा सके, उसके नुकसान वाले पार्ट में ना जाए। 3-4 घंटा बहुत है। और बच्चों में इसका जो आंख पे प्रभाव है वो काफ़ी, उसमें अभी और भी पेपर्स आ रहे हैं, रिसर्च आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो काफ़ी बिल्कुल सामने हैं। तो ध्यान दें कि उनका जो मोबाइल का जो यूज़ हो कम से कम हो और आपके सुपरविजन में हो। जी 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 जी। तो मोबाइल बड़ों के लिए भी, मोबाइल लगातार मोबाइल नहीं देखना है, हर आधे घंटे पे थोड़ा एक ब्रेक ले ले। जी जी। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो मोबाइल के बदले वो बड़ा स्क्रीन कंप्यूटर ले लें या लैपटॉप ले लें, ताकि आंखों पे जोर कम पड़े। जी जी। तो मोबाइल से भी थोड़ा, वो एक एडिक्शन है, जैसे आपको ड्रग्स का एडिक्शन होता है, बिल्कुल उसी तरह एडिक्शन है। मोबाइल आपके पास नहीं, आपको बेचैनी होने लगेगा। तो ये बिल्कुल एक एडिक्शन है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। एक आदमी थे कि अगर मोबाइल यहाँ के लोग जो है छिपा दिए तो हमको लगा कि मेंटल हो गया है। आधा घंटा एकदम बेचैनी। तो वो बिल्कुल वो अगर सोएगा, हाँ, वो हर जगह जाता है। तो डॉक्टर साहब ने जो आग्रह किया यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मोबाइल से दूरी बनाकर रखिए और उतना ही उपयोग कीजिए जितना आपको लाभ हो। किसी भी चीज को एकदम बहुत ज्यादा यदि उपयोग करते हैं तो एक संस्कृत कहावत है, अति सर्वत्र वर्जति, यानी किसी भी काम में अत मत कीजिए। चलिए, डॉक्टर साहब ने अपना इतना मूल्यवान समय दिया, इसके लिए डॉक्टर अकबर साहब को और डॉक्टर इस्माइला हैदर जी को भी हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि उन्होंने रेडियो रिमझिम के माध्यम से अपने बातों को जन जन तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।